तो वृषल जाति से वृषली बन जाएगा। ऐसे ही कठ शाखा को जो भी पढ़ने वाले हैं वो कठी कहे जाएंगे। ऐसे ही बहुवचनी इत्यादि शब्द बन जाते हैं। लेकिन इस सूत्र में ऊपर वाले में क्या कहा कि यह उपधा में नहीं होना चाहिए। अगर यह उपधा में होगा तो गेंस प्रत्यय नहीं लगेगा। सूत्र का कहने का मतलब तो यही हुआ। लेकिन अगला सूत्र क्या कह रहा है? अगला सूत्र कह रहा है कि योपद प्रतिषेध है, कि जहाँ पर है ना यकार हो उपधा में वहाँ पर भी गेंस प्रत्यय होता है, लेकिन किसी किसी जगह होता है, ऐसे नहीं कि, क्योंकि ऊपर वाला सूत्र मना कर रहा है कि यकार उपधा में हो तो नहीं होना चाहिए गेंस प्रत्यय। लेकिन यह सूत्र क्या कह रहा है कि कहीं एकाध अक्षरों में हो जाता है। ये योपद का प्रतिषेध कर रहा है कि जहाँ पर हय शब्द है, क्योंकि हय जो शब्द है इसमें यकार उपधा में है, क्योंकि य के अंदर अ है और ऐसे पूर्व वाला जो अक्षर है वो यह है। और उपधा किसे कहते हैं? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, मतलब अलो में जो सबसे अंतिम अक्षर हो उससे पूर्व वाला, यानी देखा जाए तो सेकंड लास्ट वर्ण होता है वो उपधा कहा जाता है। ऐसे ही गवय शब्द में उपधा में यह है, मुकय में भी यह है, मनुष्य में भी यह है और मत्स्य में भी यह है। ये जितने भी शब्द है ना इनमें क्या होता है, यह उपधा में रहते हुए भी गेंस प्रत्यय हो जाता है। ऊपर वाले सूत्र ने कहा कि यह उपधा में नहीं होना चाहिए वरना गेंस प्रत्यय नहीं होगा। लेकिन वार्तिक क्या कह रहा है कि जहाँ हय शब्द हो, गवय शब्द हो, मुकय शब्द हो, मनुष्य शब्द हो और मत्स्य शब्द हो, इनमें गेंस प्रत्यय हो जाता है यकार उपधा में होते हुए भी। तो हई की जगह क्या बन जाएगा? हई बन जाएगा। गवय का गवई बन जाएगा। मुकय में गेंस प्रत्यय लग के मुकई बन जाता है। मनुष्य में मनुष्य बन जाता है, क्योंकि यह का लोप हो जाएगा हलस्तधितस्य से। तो मनुष्य शब्द है, मनुष्य में गेंस प्रत्यय लग के मनुष्य बन जाता है। ठीक है, तो मनुष्य बन जाएगा। आगे मत्स्य और बनाना। मत्स्य शब्द कैसे बनता है? तो एक सूत्र दिया, मत्स्य संज्ञाम। ये कह रहा है ये वार्तिक है, ये मत्स्य जो शब्द है वैसे देखा जाए तो सीधा सीधा हलस्तधितस्य च यकार का लोप करता है, लेकिन मत्स्य शब्द जहाँ कहीं भी हो तो उसके यकार का लोप कौन करेगा? मत्स्य संज्ञाम। इस वार्तिक से मत्स्य शब्द के य का लोप हो जाएगा तो मत्स्य बचेगा, और मत्स्य के तुरंत बाद में गी प्रत्यय का ई लगेगा तो क्या बन जाएगा? मत्स्य बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, मनुष्य से गींस प्रत्यय लग के मनुष्य बनता है और मत्स्य से गीप प्रत्यय करके मत्स्य बनता है। ऐसे नहीं बना देना कि मत्स्यई और मनुष्यई, ऐसे नहीं बनेगा। दोनों में यकार का लोप होगा। पहले मनुष्य में हलस्तधितस्य जैसे लोप होगा और मत्स्य शब्द में मत्स्य संज्ञाम सूत्र से लोप होकर के मत्स्य बन जाएगा और मनुष्य बन जाता है। अब उसके बाद में सूत्र है इतो मनुष्य जाते है। या करें मनुष्य जाति इत्यादि के बारे में वर्णन हो तो वहाँ पे भी गींश प्रत्यय होता है। ठीक है, इत होना चाहिए। तो यहाँ पे दाक्षी शब्द था, दाक्षी में इत लोप हो जाएगा और गी प्रत्यय करके क्या बन जाएगा? बड़ा ई आ जाएगा तो दाक्षी बन जाएगा। आप दक्ष गोत्र की संतान या फिर दक्ष जाति से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? दाक्षी बन जाएगा। मनुष्य जाति है दक्ष। ऐसे ही अब ये अगला सूत्र है, ये भी स्त्रीलिंगवाची सूत्र है। ऊंग, ऊंग प्रत्यय भी स्त्रीलिंग के अधिकार में आता है। तो ऊंगुता है, ये कह रहे कि ऊंग इत्यादि हो जाए तो यहाँ पे कुरु शब्द बना हुआ है। यहाँ पे कुरु शब्द था, ऊंग प्रत्यय लग के कुरु बन गया। ऐसे ही आगे सूत्र पढ़ा गया पंगोश्च। ये कह रहे पंगु इत्यादि शब्द हों उनमें भी ऊंग प्रत्यय होता है तो पंगु बन जाएगा। पंगोश्च पंगु इत्यादि शब्दों में तो पंगु बनेगा। ऐसे ही आगे सूत्र वार्तिक पढ़ा गया कि स्वसूरस्य यकारश्च अकार लोपश्च। ये कह रहे कि स्वसूर इत्यादि शब्द हों उनमें क्या होगा? उकार और अकार का लोप हो जाएगा और ऊंग प्रत्यय लग जाएगा। अब स्वसूर शब्द था, स्वसूर से अगर ऊंग प्रत्यय करेंगे तो बनेगा स्वश्रु। अब पूरा पूरा शब्द था स्वसुर, तो स्वसुर में जो ऊ था उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, और रै में जो ऐ था उसका लोप हो जाएगा, बचेगा स्वस और ऊंग प्रत्यय लग के स्वश्रु बन जाएगा। स्वसर शब्द बचता है, ऊंग प्रत्यय लग के स्वश्रु बन जाएगा। उससे पूछा जाएगा कौन सा प्रत्यय है, तो ऊंग प्रत्यय है। आगे है उरुतर पदादौ उपम्य। ये कह रहे उरुतर इत्यादि शब्द हों उपमा के लिए प्रयोग किया गया हो, मतलब कोई भी उरुतर इत्यादि शब्द हो, उरु यानी जंघा इत्यादि के बारे में वर्णन हो, पर कैसा वर्णन हो? उपमा के अर्थ में जहाँ पर प्रयोग किया गया हो उसमें क्या होता है? ऊंग प्रत्यय होता है तो करभोरु बन जाता है। ठीक है, करभोरु, करब के समान जिसकी जंघाएं हैं वो कौन है? करभोरु, ऊंग प्रत्यय लगता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ सूत्र स्पेशल गिनाए गए हैं। कार्य सूत्र कहता है संहित सफल लक्षण वामादेश। ये कार्य संहित शब्द पढ़ा गया हो, सफ शब्द पढ़ा गया हो, लक्षण शब्द हो, वाम इत्यादि शब्द हो, वहाँ पर भी क्या हो जाता है? ऊंग प्रत्यय हो जाता है। तो सहित शब्द से ऊंग लगेगा तो सही तोरु, क्योंकि ऊ को ओ हो जाएगा तो ओ बन जाएगा ओरुहु।
ऐसे ही शफ प्रत्यय के बाद में उरु लगेगा, ऊ का ओ होकर के शफोरुह बन जाएगा। ऐसे ही लक्षणोरुह बन जाएगा, ऐसे ही वामोरुह बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो गीन प्रत्यय। गीन प्रत्यय के 1-2 सूत्र हैं, ज्यादा सूत्र नहीं है। आगे कह रहा सारंग वाद्यों गीन, ये गीन प्रत्यय कह रहा है। करे सारंग इत्यादि शब्दों, सारंग और वाद्य यंत्र इत्यादि जो शब्द आते हैं, इनके अर्थ में पढ़े गए जो भी शब्द हैं उनसे गीन प्रत्यय लग जाता है। गीन में भी बचता केवल ई है, जैसे गींश और गीन, गीप में ई बचता, वैसे ही गीन में। लेकिन ये है कि गीप के 7-8 सूत्र हैं जो आप याद कर लोगे, और गीन के 2 सूत्र हैं, ये याद कर लोगे, बाकी जितने बचेंगे वो सारे गींश के ही होंगे। तो अब यहाँ पे सारंग इत्यादि शब्द और वाद्य यंत्र इत्यादि शब्द जो पढ़े गए हैं उनमें गीन प्रत्यय लगता है। और दूसरा सूत्र कहा नृ नरयोर वृद्धिश्च, ये सूत्र आया हुआ है नृ नरयोर वृद्धिश्च। ये वार्तिक कह रहा है कि नृ इत्यादि शब्द हो और नर इत्यादि शब्द हो, उनमें वृद्धि कही जाती है और गीन प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पे सारंगर शब्द से गीन प्रत्यय लगेगा तो सारंगर्वी बन जाएगा, बैदी बन जाएगा और ब्राह्मणी शब्द बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे नारी, नारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नृ को वृद्धि करेंगे, नृ शब्द है, नृ के री को आर करेंगे तो नार बनेगा और गीन प्रत्यय करके नारी बनेगा। ऐसे ही नर शब्द है, नर शब्द में गीन प्रत्यय करेंगे तो भी नारी बनेगा। तो नर और नृ दोनों शब्दों से नारी बनता है, तो ये गीस प्रत्यय यानी सारंगर्वी, बैदी, ब्राह्मणी और नारी, ये जो 4 शब्द बने हुए हैं ये गीन प्रत्यय के करके बने हुए हैं। ऐसे ही अगला सूत्र कहा युनस्ति ही, ये कह रहे युवन शब्द जहां कहीं भी हो उसके तुरंत बाद में ती प्रत्यय लगता है। ती प्रत्यय भी एक स्त्री प्रत्यय का भाग है। ठीक है, ती प्रत्यय लगता है तो क्या, युवन शब्द है, ती प्रत्यय है तो क्या बनेगा, युवती बनेगा। ठीक, ये पूछा जाता है, ये भी युवती प्रत्यय है। तो ये थे आपके स्त्री प्रत्यय। अब इसमें एक चाप का एक और है, एक सूत्र है चाप का, सूर्य गच्छते, मैं वो आपको दे दूंगी। वो सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है शायद, पता नहीं कहीं रह गया, लेकिन वो 2 ही चाप जो है ना उससे 2 ही बनेंगे। एक सूरी, सूरी में तो गींश प्रत्यय लग जाएगा। एक सूर्या शब्द बनेगा, सूर्या अर्थात जहाँ पर सूर्य की पत्नी, तो देख सूर्य की 2 पत्नियां थी देखा जाए तो, एक तो सूर्य की पत्नी जो सूर्या है वही हो जाएगी, यम यमी की जमा तब इत्यादि कही जाते हैं। लेकिन एक हम सूर्य की पत्नी कुंती को मानते हैं, क्योंकि कुंती से कर्ण उत्पन्न हुआ था और कर्ण का पिता कौन है, सूर्य, सूर्य देवता के पुत्र हैं, इसलिए कुंती। तो अगर मनुष्य के रूप में कहा जाए कि सूर्य की पत्नी कोई मनुष्य हो तो उससे सूरी बनेगा। ठीक है, गेंश प्रत्यय लग जाएगा, सूर्य की पत्नी सूरी, तो ये मनुष्य में कहा जाएगा। अगर सूर्य की देवता रूपी जो पत्नी कही जाएगी तो सूर्या बनेगा, और सूर्या में चाप प्रत्यय है। चाप का एक ही उदाहरण है, वो भी वार्तिक है, वो आपको दे दूंगी, लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि एक ही बनेगा। पूरे जितने स्त्री प्रत्यय हैं उनमें चाप का एक उदाहरण है, सूर्या शब्द बना हुआ चाप से। तो आपसे पूछा जाए कि सूर्या में कौन सा है, तो चाप डाप वगैरह कुछ नहीं लगाना, एक ही लगेगा, चाप प्रत्यय है। ठीक है, बाकी जितने भी बचेंगे, डाप के भी 2-3 सूत्र हैं, डाप से वहीं पामा, सीमा, दामा इत्यादि शब्द बनते हैं। सीमन इत्यादि जो शब्द होते हैं नकार जिनके अंत में होता है उनमें डाप प्रत्यय लगता है। बाकी सब में जहाँ कहीं भी आपको आ दिखे वो टाप प्रत्यय के ही उदाहरण है। ऐसे ही आप गींस प्रत्यय में करना, गीप, गीन और गीस, इन प्रत्ययों में तीनों में ई बचता है। तो गीप जो है इसके भी 7-8 सूत्र हैं, शुरू के 7-8 सूत्र हैं वो गीप प्रत्यय से लग करके बने हैं। और गीन प्रत्यय से केवल मात्र 2-3 शब्द बनते हैं, 2 ही सूत्र हैं, सारंगर व वाद्योंगीन और एक नृ नरयोर वृद्धिश्च। इन दोनों सूत्रों से गीन प्रत्यय लगता है, बाकी जितने भी बचेंगे वो सारे गींश प्रत्यय के हैं। और एक ती प्रत्यय का उदाहरण है, और आगे हैं ऊंग के 2-3-4-5 सूत्र हैं, ये ऊंग प्रत्यय से लग करके बनेंगे, तो यही स्त्री प्रत्यय हैं। बाकी तो और इतने से ही हैं, लघु सिद्धांत के अनुसार लगे हुए हैं ना, तो ज़्यादा प्रत्यय नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आयो, नहीं समझ में आयो तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगी दोबारा से। लेकिन ये थोड़े से हैं, ये याद ज़रूर रखना क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से उठाया जाता है। ओके।